तो मेरे भारत देश के प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम वेक्टर की दुनिया में इंटर करने वाले हैं। तो अपना अभी का टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक जो है उसका नाम है बच्चों वेक्टर्स। वेक्टर्स इसका नाम है। क्या इसका नाम है बच्चों? वेक्टर्स। बच्चों नाम तो अनजान नहीं लग रहा होगा। वेक्टर क्या चीज़ है भाई साहब? क्लास 9th में सुना हुआ है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। अच्छी बात है भाई साहब। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जब हमने पढ़ा था तो इसका डेफिनेशन क्या पढ़ा था? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या पढ़ा था? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको भी मेजर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों भाई साहब, फिजिक्स में फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के अलग अलग फेनोमेना को समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ी। जैसे मास किसको बोलेंगे, टेम्परेचर किसको बोलेंगे, लेंथ किसको बोलेंगे, टाइम किसको बोलेंगे। ये सारी चीज़ें कौन थी? फिजिकल क्वांटिटीज। तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हो एम्पियर में, मास को केजी में, डिस्टेंस को, लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, व्हाट एवर यूनिट, जो भी आपकी इच्छा है कि नहीं। तो बच्चों अब जो फिजिकल क्वांटिटीज अपने पास थे उनको हमने दो पार्ट में कायदे से डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पर एक पार्ट को हमने बोल दिया, इसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। सारी बातें आपके माइंड में दोबारा से रिवॉल्व करने लगी होंगी, है कि नहीं। दूसरे क्वांटिटीज को हमने बोला वेक्टर्स। अब बच्चों कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर हम लोग तो टेंसर भी पढ़े हैं, कोई कहीं सुने हैं, क्या होता है? नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है। जब मैं आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस वगैरह बताऊंगा तो मैं आपको टेंसर के बारे में ज़रूर बताऊंगा, पर अभी नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है। एकदम केवल स्केलर और वेक्टर पर दिमाग रखना है यहाँ पर, राइट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ पे देखिए, स्केलर्स ये कहता है कि मेरे पास भैया ओनली मैग्नीट्यूड, हमारे पास खाली मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? जैसे कि यहाँ देखिए, आप मास लिख दिया आपने 5 kg, मास क्या लिख दिया बच्चों? 5 kg लिख दिया। ये 5 क्या है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है? NV बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू। kg क्या है? kg है यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट यही होता है मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक करंट लिखोगे तो केवल दो थोड़े ही लिखोगे, 2 एम्पियर लिखोगे ना भाई। इलेक्ट्रिक करंट आपने लिखा तो थोड़ा दो थोड़े ही लिख दोगे आप, 2 एम्पियर लिखोगे यहाँ पर। ये क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बातें क्लियर है। टेम्परेचर लिखोगे तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखो, फ़ारेनहाइट में लिखो, कुछ तो लिखोगे। टेम्परेचर लिखोगे 220 केल्विन। ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट यही हो जाता है मैग्नीट्यूड। अब बच्चों वेक्टर्स, वेक्टर्स इसके एग्जांपल्स तो आपने सुने होंगे स्केलर के, अच्छी बात है। स्केलर के कुछ कुछ एग्जांपल मैंने नहीं लिखे थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्केलर का एग्जांपल अपना हो जाता था बच्चों डिस्टेंस, यहाँ पे हो जाता था बच्चों स्पीड, यहाँ पे हो जाता था बच्चों क्या? एनर्जी, यहाँ पे बच्चों हो जाता था पावर। बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे मास, यहाँ पे टाइम, बहुत सारी चीज़ें हम लिखते जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट, दिस दैट, वेरियस थिंग्स आर देयर, राइट। तो वेक्टर्स का बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे भाई। एग्जाम्पल में वेक्टर्स में क्या आता था भाई? अपना डिस्प्लेसमेंट हर कोई सुना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं। अपना वेलोसिटी भी हर कोई सुना हुआ है, अच्छी बात है। मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, रिमाइंडर दूंगा। यहाँ पर बच्चों आपने एक्सेलरेशन भी सुना होगा। इतनी चीज़ों तो हमने सुनी है सर। हमने फोर्स भी सुना है सर, हमने लीनियर मोमेंटम भी सुना है। अच्छी बात है, आपने लीनियर मोमेंटम भी सुना है। आपने
तो सुना है चाहे नहीं सुना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी बातें दोबारा आएंगी, ये सारी बातें दोबारा आएंगी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वेक्टर का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, आप यहां ध्यान से देखिए। वेक्टर इज डिफाइंड एज, वाइट से ही लिखते हैं, चलो वाइट से ही लिखते हैं। वेक्टर, इसके पास बच्चों मैग्नीट्यूड तो होगा ही, अरे भाई साहब मैग्नीट्यूड तो होगा ही। स्पेसिफिक डायरेक्शन बताना जरूरी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, डायरेक्शन तो कोई एक ही होगा ना, कोई वेक्टर है तो डायरेक्शन एक ही होगा ना। फोर्स लग रहा है तो ईस्ट में लग रहा होगा, चाहे नॉर्थ में लग रहा होगा, साउथ में लग रहा होगा, वेस्ट में लग रहा होगा, या किसी और डायरेक्शन में लग रहा होगा। फोर्स जब बताओगे तो डायरेक्शन के साथ बताओगे ना, डिस्प्लेसमेंट जब बताओगे तो डायरेक्शन के साथ बताओगे ना, वेलोसिटी जब बताओगे तो डायरेक्शन के साथ बताओगे ना, एक्सेलरेशन जब बताओगे तो डायरेक्शन के साथ बताओगे ना। मैं बताऊंगा कैसे बताओगे। और बच्चों एक और है नियम इसका, वेक्टर्स का। ये दोनों नियम तो हम लोग बच्चों क्लास 9th तक ये दोनों बातें हम लोग सीख चुके थे। यहां पर एक और नियम है बच्चों कि वेक्टर जो भी होगा शुड फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के नियम को फॉलो करना पड़ेगा उसको। मैं थोड़ा सा पहले आपको बात बता दे रहा हूं, मैं क्या बताने वाला हूं इसमें। ये रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो है बच्चों, इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, एडिशन में ही सब्सट्रैक्शन में, एडिशन की मदद से ही सब्सट्रैक्शन भी समझा दूंगा। अभी बस दिमाग में रखो कि सर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या बोल रहे हैं। मैं यहां पे प्रोडक्ट बताऊंगा, प्रोडक्ट रूल्स बताऊंगा वेक्टर के, इसमें मैं डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा आपको, इसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा आपको। पर टेंशन मत लो, ये मैं आपको बताऊंगा, मैं ये आपको बताऊंगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। एडिशन में ही आपको रिजल्टेंट भी बताऊंगा, मैं सब चीज़ बताऊंगा। मैं बस बोल रहा हूं अभी इसको इलेबोरेट करके, इस पे तो पूरा का पूरा लेक्चर ही है बच्चों, इस पे भी पूरा का पूरा लेक्चर ही है बच्चों। तो आपको टेंशन लेने वाली बात आपको समझ में आ गया। ये तीसरी बात आप याद रखें, ये जो थर्ड बात है बच्चों, ये भी आई है। ये थर्ड बात जो है यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है वेक्टर में। अब कहोगे सर ये थर्ड बात क्यों है सर? मैं एग्जाम्पल्स लूंगा। पहले बच्चों अब क्या किया जाए जिंदगी में, पहले देखा जाए वेक्टर, और वेक्टर के अपने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स के मदद से हम कुछ काम करेंगे। तो वेक्टर का अपना प्यारा सा एग्जाम्पल, सबसे प्यारा और सबसे पहला जो एग्जाम्पल वेक्टर के पास था वो था डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का। अच्छी बात है। एक ऑब्जेक्ट चला, खूब चला, चलते रहा, नीली सड़क पे चला, ऐसे ऐसे चला, ऐसे पहुंच गया। ए से चल के कहाँ गया बच्चों? बी पर। चलता रहा चलता रहा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट, ये सॉरी यार, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया सर। मतलब ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहां बोलोगे, इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलोगे, स्ट्रेट लाइन का लेंथ, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डायरेक्शन बोलोगे, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। केवल बच्चों ये नहीं बोलना है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये ऐसा बोल बोल के ना जो है बहुत कंफ्यूजन जिंदगी में क्रिएट कर दिए हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट इज a vector whose magnitude is shortest distance between initial position and final position, and whose direction is from initial position to final position. Whose direction you have to also mention whenever you mention a vector quantity। आपको मैग्नीट्यूड भी मेंशन करना है और आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना है। ये दोनों बातों आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए से बी तक। क्लियर है? अच्छी बात है।
ठीक है, एक सवाल और लेते हैं बच्चों। बच्चों मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये ईस्ट में चलता है 5 मीटर और ये फिर नॉर्थ में चलता है 5 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कोई क्या बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट बोलेगा भाई ये वाला। पाइथागोरस थ्योरम सबको लगाने आता है, तो ये 5√2 आ जाएगा। अरे भाई √5² + 5², ये तो सबको आता है। √50 हो जाएगा, मतलब 5√2 हो जाएगा। अब ये तो सबको आता है ना, ये तो मैं नहीं बताऊंगा भाई 5√2 कैसे आया, राइट। तो ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 45 डिग्री बना। तो इसका डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का हम मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड लिखते समय हम मोड में डाल देते हैं। मोड में अगर किसी वेक्टर को डाल दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बोल रहा है 5√2 इन विच डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लिखना सीखेंगे, पर डायरेक्शन इसका अगर बताना है तो डायरेक्शन हम क्या बताएंगे भाई, हम अभी बताएंगे डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। यहाँ बीच में है ना, तो नॉर्थ ईस्ट इसको बोल सकते हो, बीच वाले डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं, पर मैं अभी डायरेक्शन आपको बताने वाला हूँ। मतलब डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो, मान लो स्पीड और वेलोसिटी की बात की, तो स्पीड को क्या बोला था? स्पीड को हमने बोला स्केलर, और वेलोसिटी को हमने क्या बोला बच्चों? वेलोसिटी को हमने बोल दिया वेक्टर। तो बच्चों अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स ये ईस्ट बना दिया, ये वेस्ट बना दिया, ये नॉर्थ बना दिया और ये साउथ बना दिया, तो कोई ऑब्जेक्ट ए है 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है ईस्ट में, तो इसकी स्पीड क्या लिखेंगे हम? स्पीड लिखेंगे सर 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या लिखेंगे ए की? वेलोसिटी क्या लिखेंगे? वेलोसिटी लिखेंगे बच्चों, ये ईस्ट डायरेक्शन है तो 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। मान लो बच्चों की फोर्स है कोई, तो क्या है बच्चों? फोर्स। फोर्स है, अच्छी बात। ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर लग रहा है 20 न्यूटन, इस पे इधर लग रहा है 20 न्यूटन। तो ये वाला फोर्स को अगर हम F1 बोल देते हैं, तो F1 क्या हो गया बच्चों? इससे घबराना मत, मैं बताऊंगा ये क्या है, एरो क्यों दे रहा हूं मैं। F1 क्या हो गया बच्चों? 20 न्यूटन ईस्ट। F2 अगर इसको मान लो कि F2 फोर्स है, तो F2 क्या लिखोगे बच्चों? 20 न्यूटन इन नॉर्थ। मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई वेक्टर को लिखेंगे कैसे। डायरेक्शन बताना जरूरी है, डायरेक्शन बताना जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले बच्चों एक प्यारी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, प्यारी सी बात आप सुन लो, प्यारी सी बात आप सुन लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखो बच्चों, वेक्टर को लिखने का तरीका है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, फोर्स वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, ऊपर में एरो दे देंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिखेंगे। समझ रहे हो? वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। और भी बहुत सारे होते हैं। लीनियर मोमेंटम को ऐसे लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम को ऐसे लिखेंगे, टॉर्क को ऐसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आएंगी, ये जो अनजान चीज़ आ रहा है आपको, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, अब रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, डेप्थ में जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे बच्चों हम जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। भाई वेक्टर्स का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकली बच्चों वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एरो। ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड with help of arrow। अरे भाई साहब एरो से बताओगे सर? हाँ सर एरो से बताएंगे सर। आप यहाँ ध्यान से देखिए सर, एरो से बता रहे हैं। ये है बच्चों एरो से।
कुछ भी हो हम एक एरो से बता सकते हैं इसको बोलते हैं बच्चों टेल ऑफ वेक्टर, और इसको बोलते हैं बच्चों हम हेड ऑफ वेक्टर। एरो का डायरेक्शन बता देगा, और एरो का लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगा नहीं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे दो बातें लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, द डायरेक्शन, एंड लेंथ ऑफ एरो represents the magnitude of vector। दोनों बातें हो गई यहां पर, दोनों बातें हो गई यहां पर। अच्छी बात है। जैसे कहने का मतलब यह है बच्चों, मान लो कि फोर्स है अपने पास, मान लो कि फोर्स है अपने पास, तो ये बच्चों अगर ये 10 न्यूटन है फोर्स का मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज 10 न्यूटन है, ठीक है, अच्छी बात। तो इसका आधा क्या होगा बच्चों, आधा होगा कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों 5 न्यूटन फोर्स को। और बच्चों इससे अगर कोई डबल हो गया, ऐसे डबल हो गया लगभग, तो ये 20 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ट्रिपल लेंथ हो जाता, गेटिंग द पॉइंट, कंपैरेटिवली हम चेक करते हैं, अगर लेंथ x टाइम्स हो गया मतलब वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी x टाइम्स ही हो जाएगी। अब फोर्स को हम वेलोसिटी से थोड़ा ना कंपेयर करेंगे, फोर्स को तो फोर्स से कंपेयर करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स को हम थोड़ा ही कंपैरिजन करते हैं। अरे भाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलर्स को भी हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स का भी कंपैरिजन नहीं, सेम टाइप का रहे वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ। जैसे बच्चों मान लो कि ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि 10 मीटर पर सेकेंड से कोई जा रहा है, तो ये यहाँ पे बता देगा, दुगना साइड है तो, कि 20 मीटर पर सेकेंड से कोई जा रहा होगा। देखो एकदम डबल हो गया इसका, एकदम यही वाला यहाँ चिपका के ले आओगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है, तो डबल हो गया। ट्रिपल हो जाता तो 30 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करता। अच्छी बात है सर, वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस थिंग। समझे कि नहीं समझे? अच्छी बात, वेरी गुड। आधा हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/10 हो जाए, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है और 1/10 हो जाए, चलो 1/10 हो गया, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। हम कंपेयर करेंगे, बात समझ में आई? क्योंकि लेंथ तो जब भी आएगा मीटर में आएगा, तो हम ये समझेंगे कि स्केल पर एक यूनिट लेंथ को हम कितना यूनिट ऑफ दैट वेक्टर बोल रहे हैं। जैसे कि बच्चों मान लो कि हमने यहाँ पे स्केलिंग किया, हम पहले ही से प्री डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर एक यूनिट लेंथ है, इसको हम एक न्यूटन बोल दिया अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। क्या बोल दिया? 1 न्यूटन बोल दिया अगर हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, राइट, 1 न्यूटन बोल दिया एक डिवीजन को, तो 2 डिवीजन को 2 न्यूटन बोलना पड़ेगा। अगर एक डिवीजन को तुम 3 मीटर पर सेकेंड बोलते हो बच्चों, तो यहाँ पे 2 डिवीजन को 6 मीटर पर सेकेंड बोलना पड़ेगा और 10 डिवीजन को 30 मीटर पर सेकेंड बोलना पड़ेगा। अब समझ गए होंगे, ये अपनी एक प्लानिंग है भाई कि एरो के मदद से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, हम इंटरप्रेट कर लेंगे भाई, दिमाग तो अपने पास है ही। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो लाइफ बहुत इजी है बच्चों। रिप्रेजेंटेशन, अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिया है, अच्छी बात है बच्चों। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप दिमाग में बिठा लें। प्यारा सा जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसको आप दिमाग में बिठा लें। ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, पहले सुनो ध्यान से। अगर कोई एक वेक्टर है ऐसे, अब इसी वेक्टर को स्पेस में इसी के पैरेलल
कहीं भी ले जाके शिफ्ट कर दो तो वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर को हम यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें, वेक्टर को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दें। जैसे कोई ये ए वेक्टर है बच्चों, तो अगर लेंथ सेम है और डायरेक्शन देखो सेम है, डायरेक्शन सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है। आप तो कहोगे कि सर आप तो इस बोर्ड पे ही ले जा रहे हो। मैं बच्चों इस वेक्टर को यहाँ भी ले आएगा, यहाँ भी ले आएगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे है एल्बर्ट और यहाँ पे है आइजैक, दोनों ईस्ट में 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एरो देना है क्योंकि वेक्टर है। वेलोसिटी ऑफ एल्बर्ट लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, और वेलोसिटी ऑफ आइजैक भी लिखेंगे हम 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। कोई यहाँ से दौड़ रहा है, कोई यहाँ से ऐसे दौड़ रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है? मैं इस पे ऐसे 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, कोई इस पे यहाँ से 10 न्यूटन लगा रहा है, कोई इस पे यहाँ 10 न्यूटन लगा रहा है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो बच्चों एक सेंटेंस आप नोट करना, यहाँ पर कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू देमसेल्व्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड वेरी यूजफुल। इट इज वेरी यूजफुल, आई वुड से वेरी वेरी यूजफुल। वेक्टर्स can be shifted parallel to themselves। पैरेलल मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं किया, और वेक्टर्स का मतलब यहां पे एरो को शिफ्ट कर दो, उस एरो को शिफ्ट कर दो जो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। शिफ्ट द एरो मैथमेटिकली व्हाट, जियोमेट्रिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शिफ्ट द एरो इटसेल्फ, शिफ्ट द एरो, आपका यूज आएगा। वी कैन, या शिफ्टेड बोला था ना, शिफ्टर लिख दिया रे यार। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू देमसेल्व्स एनीवेयर इन द यूनिवर्स, एनीवेयर इन द स्पेस। दिस प्रॉपर्टी इज VBI, नोट इट डाउन, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी VBI। हाँ बच्चों, अच्छी बात है। चलो अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब हम लोग एक प्लेन में डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन, वो भी डायरेक्शन कहाँ, प्लेन में। अगर हम एक लाइन पर डायरेक्शन की बात करें तो अपने पास एक ये डायरेक्शन हो जाता है, एक ये डायरेक्शन हो जाता है। अगर सिर्फ एक लाइन पर डायरेक्शन की बात करें तो अपन के पास 2 डायरेक्शन आएंगे, एक इधर एक इधर। लाइन फिक्स कर दो, चाहे ये लाइन फिक्स कर दो, एक इधर एक इधर, 2 डायरेक्शन आ रहे हैं। अगर ये लाइन फिक्स कर दो, एक ऊपर एक नीचे, ये लाइन फिक्स कर दो, इधर एक इधर, मतलब एक लाइन पर सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। लेकिन जहां हम प्लेन की बात करते हैं, डायरेक्शन में क्यों बता रहा हूं भाई, अभी समझ में आ जाएगा। जहां हमने ऐसे कर दिया, अब बच्चों ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है। मैं अभी अलग डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मैं अभी अलग डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मैं अभी अलग डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मैं अपना देखने का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूँ। अरे 0.0000001 डिग्री भी टर्न किए तुम तो तुम्हारा देखने का डायरेक्शन बदल गया, मतलब डायरेक्शन बदल गया। मतलब एरो अगर थोड़ा सा भी रोटेट किया, a slight, even the slightest rotation in the arrow will tell that the direction of vector has changed. It is a different direction now. बात समझ में आई? तो इस केस में बच्चों, जब ऐसा केस आ जाए जिंदगी में कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हम पता कैसे करें कि कौन सा डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? तो अभी बच्चों उतना हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, बस थोड़ी बहुत जानकारी है। जैसे बच्चों देखो, अपन को तो पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बच्चों इसी को हम, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन को अब वर्टिकल प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? तभी तो हम बोल देते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो इस प्लेन में लाई कर रहा है ना भाई, इधर इधर। पर बोर्ड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे बताते हैं? इस प्लेन को हमने ऐसे कर दिया है, तभी तो बता, ऐसे था, ऐसे कर दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बच्चों, यहाँ पर देख, ध्यान से देख, किस डायरेक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो अब कैसे लिखेंगे डायरेक्शन को, ये देखना बच्चों आप।
यहाँ पर देखो आप, ये मान ले बच्चा कि ये 20 डिग्री है। इस डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे? इस डायरेक्शन को देखो बच्चों, हम लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 20 डिग्रीज नॉर्थ, किसके नॉर्थ? ईस्ट के नॉर्थ। या इसी को हम लिखेंगे 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आ गया होगा आपको। 70 डिग्री ईस्ट में, किसके ईस्ट में? नॉर्थ के ईस्ट में। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। यहाँ देखो आप, ये बच्चों ऐसे, ये अगर 10 डिग्रीज रहता तो इस डायरेक्शन को हम लिखते 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या इसी डायरेक्शन को हम लिखते ये 80 डिग्री बन जाता बच्चों, क्योंकि टोटल तो 90 होना है। तो इसी डायरेक्शन को हम लोग लिखते 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। प्यारा सा बात है, प्यारा सा बात है। इस डायरेक्शन को हम क्या लिखते रहे यार? कलर चेंज हो जा, कलर चेंज हो जा, कलर। ये देखो, ये अगर 30 डिग्री रहता बच्चों तो इसी डायरेक्शन को हम लिख सकते थे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या फिर ये हो गया बच्चों 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? चमक रहा है सर, चमक रहा है सर। यहाँ देखो अब, इस डायरेक्शन को हम लिख सकते थे, यहाँ पे मान लो ये 60 डिग्री हो जाता, ये 30 डिग्री हो जाता, तो इसको लिखते हैं हम 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या फिर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब समझ में आया? ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये 25 डिग्री है तो ये 65 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या फिर 65 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। पहले से बच्चे आप लोग मिस्टेक क्या करते होंगे मैं बताऊं? मिस्टेक, बीच में कोई भी डायरेक्शन आ गया, नॉर्थ ईस्ट होगा सर, नॉर्थ वेस्ट होगा सर, यहां पर साउथ वेस्ट होगा, यहां पे साउथ ईस्ट होगा। नहीं, जब बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से आप देखना, प्लीज हैव फोकस। ऐसे अगर बच्चों 45 डिग्री पे रहता ना, ऐसे ये वाला डायरेक्शन, ये तो ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, इसको हम लोग बोलते हैं जब 45 डिग्री रहता है तब ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, तब ये हो जाता है साउथ ईस्ट। 45 डिग्री रहेगा तो डायरेक्शन जो होगा वो बीच से निकलता होगा, तो ये बोलेंगे बच्चों साउथ ईस्ट, ये बोलेंगे बच्चों साउथ वेस्ट, ये बोलेंगे बच्चों नॉर्थ वेस्ट। जब 45 डिग्री पे होगा, ये स्पेशल डायरेक्शन है, ये डायरेक्ट बीच वाला डायरेक्शन है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको क्यों बताया, मैं आपको क्यों बताया? ध्यान से देखो, मैं आपको इसलिए बताया कि मैं बोलूं कि बेटा देख देख, ये एक फोर्स है 30 न्यूटन, ये है 25 डिग्री पर, और इसका नाम है F1 फोर्स। F1 बोला है, अच्छी बात है। यहाँ पे बच्चों एक और है, ये 10 डिग्री है, ये 20 न्यूटन है, इसका नाम दे दिया F2। एरो लगाना जरूरी है वेक्टर के सर पे, तीर छाप। ये बच्चों 60 डिग्री, इसको बोल दिया F3। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं F1 F2 F3 बस बोलूँगा। F1 क्या है बच्चों? F1 है 30 न्यूटन, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन भी वेक्टर का चिपकाना है, तो 25 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। F2 बच्चों मैग्नीट्यूड क्या है 20, डायरेक्शन 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बच्चों F3 क्या हो गया? ये मान लो कि 40 न्यूटन है बच्चों, 40 न्यूटन लग रहा है देखने पे जी? हाँ लग रहा है, तो 40 न्यूटन है, तो 40 न्यूटन डायरेक्शन बच्चों 60 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। अब मेरे को लग रहा है कि आपको कुछ तो चमक रहा है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? तो बच्चों एक टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। टेक्निकल बात है, बहुत ही प्यारा सा बात है, टेक्निकल बात है, राइट। टेक्निकल बात मैं बताने वाला हूं आपको, और इस बात को आप नोट कर लेना अपने जहन में। ये तो 2D की बातें हैं, तो 2D का मतलब हो गया बच्चों प्लेन।
तो इन ए प्लेन, ध्यान से देखना कि किसी भी डायरेक्शन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मदद से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बीच वाले डायरेक्शन को हम ईस्ट और नॉर्थ के मदद से, वेस्ट, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया बच्चों, साउथ लिखना था, सॉरी साउथ, यहाँ ईस्ट और साउथ के मदद से इस बीच वाले डायरेक्शन को, इसके बीच के सारे डायरेक्शंस को ऐसे साउथ और वेस्ट के मदद से, समझ रहे हो कि नहीं। इन ए प्लेन एनी डायरेक्शन या एनी रैंडम डायरेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये ध्यान रखना। अगर हम ज्योमेट्री में बोलेंगे, अगर ज्योमेट्री में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी डायरेक्शन को एक प्लेन में। और अगर वही स्पेस में रहे, ये तो प्लेन की बात है, 3D अगर फुल स्पेस में रहे बात, तो एनी डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ द हेल्प ऑफ 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये भी लिख लेना। एनी डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी, ये मैं आपको दिखाऊंगा जब ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा अच्छे से, विद द हेल्प ऑफ 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के मदद से हम स्पेस में किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मदद से हम किसी भी प्लेन में किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी बातें आप नोट कर लें, ठीक है बच्चों, ऑल डन। तो अब तो कोई समस्या आएगी नहीं, कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि बच्चों अगर देख यहाँ पे, अगर देख मैं और सवाल देता हूँ ताकि आपका लाइफ थोड़ा सा और इजी हो जाए। क्यों इजी करना है लाइफ? यहाँ देख, मान ले बच्चा कोई ऑब्जेक्ट है, पहले 3 मीटर गया ईस्ट में और फिर 4 मीटर गया वेस्ट में। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो इतने समझदार तो आप हो ही कि डिस्प्लेसमेंट पता कर लोगे। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला। तो करोगे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √5 आ गया ये। तो ये बच्चों 5 मीटर हो गया। पर अगर ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 53 डिग्री। तो आप यहाँ अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे तो आप बोल देना 5 मीटर और डायरेक्शन हो गया 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैं ये बोल रहा था। अगर कोई वेलोसिटी की बात बोले और कोई इधर मान ले कि इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और इसका ऑब्जेक्ट का नाम है x, तो वेलोसिटी ऑफ x हम लिखेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे मान ले कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब आपको डायरेक्शन एक प्लेन में जहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म में डायरेक्शन बताना हो तब कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना मेरे को भरोसा आप पे हो गया है, इतना भरोसा मेरे को आप पे हो गया है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? एवरीथिंग इज जस्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? सर, वेरी गुड सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी बात है। डायरेक्शन बताते हैं, अच्छी बात, गुड सर, ठीक है सर। तो एक चीज़ देखो बच्चों, कुछ मैं बातें बताने वाला हूँ आपको इससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखो, एकदम प्रॉपर्टीज़ बेसिक लिख लो आप। प्रॉपर्टीज़ किसका? वेक्टर्स का। सारे प्रॉपर्टीज अभी नहीं बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है अपना बच्चों, क्या है? मल्टीप्लिकेशन विथ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। के मान लो बच्चों कोई वेक्टर अपना ए था और k से मल्टीप्लाई करने पे हो गया ka, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया k टाइम्स। यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए k ग्रेटर देन 0 है, तो मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों बिकम्स k टाइम्स।
और डायरेक्शन सेम रह गया। जैसे कि अगर कोई F1 है वो है 10 न्यूटन इन ईस्ट, अब F2 अगर कोई वेक्टर है 2 इंटू F1 तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 20 न्यूटन इन ईस्ट। डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अगर मान लो कि F3 हो गया 1/2 ऑफ F1 है तो आधा हो गया 5 न्यूटन इन ईस्ट। लेंथ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका लेंथ अगर x होगा तो इसका लेंथ 2x हो जाएगा, इसका लेंथ x/2 हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। थोड़ी सी और बातें ध्यान से देखो। मल्टीप्लीकेशन विथ अ निगेटिव कांस्टेंट, ये ध्यान से देखना। मल्टीप्लीकेशन विथ निगेटिव कांस्टेंट मतलब बच्चों यहां पर k हो जाएगा अपना लेस देन 0। तो जैसे ही निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, मान लो कि ये वेक्टर a है तो अपन को एक वेक्टर है, अब -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2a हो गया। तो माइनस का मतलब यहां हो जाता है बच्चों डायरेक्शन उल्टा हो गया सीधा। अगर बच्चों a वेक्टर इधर था तो -a इधर हो जाएगा और लेंथ भी दुगना है। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब लेंथ दुगना कर देना है, इसका लेंथ इसका दुगना होगा। सॉरी, लेंथ दुगना दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। एक मिनट, लेंथ दुगना दिख रहा है, चलो लेंथ दुगना दिख रहा है और डायरेक्शन अपोजिट हो गया बच्चों। मतलब मान लो कि अगर कोई F1 था 20 न्यूटन इन ईस्ट था और अगर कोई F2 यहाँ पे आ गया फोर्स 2 -2 F1 है, इसका मतलब है बच्चों माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन और 2 का मतलब मैग्नीट्यूड दुगना। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब दुगना मैग्नीट्यूड, यानी कि बच्चों 20 न्यूटन, सॉरी 22 जा 40 न्यूटन इन वेस्ट हो जाएगा बच्चों, 40 न्यूटन इन वेस्ट। बात क्लियर हो गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मल्टीप्लीकेशन विथ निगेटिव कांस्टेंट, निगेटिव से जहां मल्टीप्लाई होगा वहां डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखना है। रिवर्सेस द डायरेक्शन, रिवर्सेस द डायरेक्शन, चेंज नहीं करता, उल्टा कर देता है। रिवर्सेस द डायरेक्शन, वेरी मच क्लियर टू यू। -1/2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 10 न्यूटन वेस्ट में हो जाता, यानी कि मान लो कि कोई F3 वेक्टर यहाँ पे रहता और -1/2 इंटू F1 रहता तो ये हो जाता 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आधा हो गया 10 न्यूटन इन वेस्ट। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर k जहां भी, उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये चीज़ दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर यहाँ पे बच्चों, हाँ निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, इफ b इज इक्वल टू -a, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसकी वैल्यू -1 कर दो तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम ऐसे ऐसे, अगर बच्चों a वेक्टर अपना ऐसे है ना तो b वेक्टर ऐसे हो जाएगा, सॉरी यस, क्योंकि b वेक्टर क्या है -a है, क्योंकि -a का मतलब माइनस जैसे ही करते हो क्या हो जाता है पता है बच्चों? गौर से सुनना जरा सा। माइनस करने पे अगर कोई a वेक्टर है ना ऐसे a वेक्टर, तो -a वेक्टर कैसे हो जाएगा? -a वेक्टर जो होगा उसका जो टेल होगा वो a के हेड पे होगा और -a का जो हेड होगा वो a के टेल पे होगा, मतलब ऐसे, समझ रहे हो? एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो, ओवरलैप कर जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, एक ऐसे तो दूसरा ऐसे, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ b को हमने मान लिया है अपोजिट ऑफ ए, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं बच्चों।
हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये भी बता दे रहा हूँ आपको, ये तो समझ में आ गया होगा। हाउ टू राइट मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखना। मैग्नीट्यूड को बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं, अभी मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीका नहीं बता रहा हूं मैं। यहां पे देखो बच्चों, हाउ टू राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अच्छी बात है। तो बच्चों अगर f कोई f1 है तो इसका मैग्नीट्यूड हम मोड में डाल देंगे किसी वेक्टर को, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ f1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ f1। या फिर सीधे f1 लिख दो, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ f1 बोल रहा है। अगर कोई ए वेक्टर है, अगर कोई ए वेक्टर है बच्चों, ध्यान से देखो, तो अगर मोड में डाल दिए तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a1 बता रहा है, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 बता रहा है। अगर बच्चों सिंपली भी तुम लिख दिए a1 तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a1, मैग्नीट्यूड बता रहा है बच्चों। डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है। एरो लगा है तो डायरेक्शन है, एरो हटा दिया मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, वो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। मेरे को लगता है कि अब आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो एक प्यारा सा बात जो अभी अपन के पास बचा हुआ है, और वो प्यारा सा बात है बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ध्यान से देखना, मैं अगले क्लास में बताऊंगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, अगले क्लास में बताऊंगा, राइट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में अगले क्लास में बताऊंगा। इस क्लास में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तो कैसे पता करें? एरो के फॉर्म में जब भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा, एरो फॉर्म में जब भी दिया रहेगा, तब हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स पता करेंगे। तो भाई कोई तो हेड होगा, कोई तो टेल होगा, है ना, ठीक है। तो तब ही पता करना, मेक श्योर हेड ऑफ वेक्टर्स ओवरलैप और टेल ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले क्या करना है, मेक श्योर, यू हैव टू मेक श्योर दैट हेड वेक्टर का ओवरलैप कर रहा हो या टेल ओवरलैप कर रहा हो, अच्छी बात। अब बच्चों उसके बाद क्या करना है, द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। The smaller of the two angles is called angle between two vectors. A smaller of the two angles. Above condition should be satisfied. ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बच्चों अभी देखो, आपको सारी बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं मैं एक एक करके समझा दे रहा हूँ। देखो पहले टेल ओवरलैप करवा दे रहा हूँ यहाँ पर। ये मान लो 60 डिग्री है बच्चों, ये A है, ये B है, तो और ये भी तो बनेगा 300 डिग्री, पूरा 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखोगे, क्योंकि टेल ओवरलैप कर रहा है तो जस्टिफाइड है। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू लिखोगे आप 60 डिग्री। स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, दो एंगल बनेगा ही भाई, एक इधर से एक इधर से, तो स्मॉलर ऑफ दैट टू एंगल्स, राइट। अब देखो बच्चों, मान लो कि कोई कंडीशन ऐसा है, ऐसा है, ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, ये 90 डिग्री है, तो ये ऑफ कोर्स 270 डिग्री बनेगा। तो यहाँ लिखोगे एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। ये क्या लिखोगे बच्चों, 90 डिग्री लिखना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय है नहीं आपके पास। दो बातें तो हमने कर ली भाई साहब, अच्छी बात। अगर बच्चों ज़िंदगी में कभी ऐसा दे दे कि हेड टेल ओवरलैप ही नहीं कर रहा है,
अरे भाई वाइट कलर ही रहे यार, चल जैसे ऐसा दे दे, ये है अच्छी बात है, और ये है, और ये एंगल दे दे आपको 130 डिग्री। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक वेक्टर है पी वेक्टर और यहाँ पे एक है क्यू वेक्टर। हेड मैच कर रहा है कि हेड टेल मैच कर रहा है? कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, ना हेड मैच कर रहा है ना टेल मैच कर रहा है। यहाँ तो हेड टेल मैच कर रहा है, तो हेड टेल मैच कर रहा है तो क्या करोगे भाई मैंने एक नियम बताया था कि वेक्टर को पकड़ के उसी के पैरेलल कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को पकड़ के उसी के पैरेलल आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अरे भाई साहब, इस पी को स्लाइड करा के हम यहाँ लेके चले आएंगे। पी को यहाँ से क्या करेंगे, स्लाइड कराएंगे इस तरह से कि जो टेल है पी का यहाँ पे पहुँच जाए। तो भाई साहब पी को ऐसे लेके चले आए, उसी लाइन पे लेके चले आना पड़ेगा कि नहीं चले आना पड़ेगा बताओ। तो ये वेक्टर भी तो पी वेक्टर हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ मेरे को बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ टेल फिर मैच करवा दिए, यहाँ इसको हटा दो भाई। ये अब क्या कर रहा है ये, यहाँ अब इसको दिमाग में मत रखो। अब कंडीशन कैसा बन गया, इसी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया भाई, पी ऐसे बना दिया और क्यू तो अपना ऐसे था ही। तो ये एंगल कितना है, 50 डिग्री। तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों, 50 डिग्री लिखेंगे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सारी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसी बात को अगर कोई दूसरे तरीके से लिखना चाहे बच्चों तो ऐसे भी लिख सकता है। देखो पी तो ऐसे था, अच्छी बात है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाओ, पर लगा सकते हो तो लगा दो। क्यू को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो, तो इसी के लाइन पर पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया ऐसे, तो यहाँ ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब देख बता, हेड मैचिंग है, अरे हेड मैचिंग है, ठीक है। ये 130 डिग्री था यहाँ पे जब क्यू था ऐसे, तो ये 50 डिग्री बचा कि नहीं लीनियर पेयर से, 50 + 130 180। तो यहाँ एंगल कितना बन गया बच्चों, एंगल बन गया यहाँ पर पी और क्यू के बीच में कितना बन गया बच्चों, सॉरी 50 डिग्री, 50 डिग्री, अरे 80 लग रहा है क्या, 50 डिग्री है जी, 50 डिग्री इट इज। अब समझ में आ गया। आप शिफ्ट कर दें पैरेलल में, मैंने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये ऐसे था, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, मेकिंग श्योर दिस कंडीशन। और बड़ा वाला एंगल नहीं लिखना है, यहाँ बड़ा वाला एंगल 310 डिग्री भी बन रहा है, तो क्या वो लिख दोगे, नहीं, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। तो निष्कर्ष ये आता है बच्चों कि 2 ही एंगल बन रहा है दोनों साइड मिला के। तो एक अगर 180 बन रहा होगा तो दूसरा भी 180 बन रहा होगा, ठीक है। एक अगर 90 बन रहा होगा तो दूसरा 270 बन रहा होगा, ठीक है। एक अगर 182 बन रहा होगा तो दूसरा 168 बन रहा होगा, तो 168 लेंगे। मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी 180 डिग्री पार हो ही नहीं सकता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर थीटा है तो थीटा बच्चों 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक ही हो सकता है। 0 डिग्री कब होगा, पैरेलल वेक्टर्स। ये पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं भाई साहब, पैरेलल वेक्टर्स हैं। पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल। तो यहाँ पे A इज पैरेलल टू B या B इज पैरेलल टू A, तो यहाँ पे थीटा हो गया बच्चों 0 डिग्री। 180 डिग्री का केस कब आएगा, जब माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर कोई वेक्टर P इधर है बच्चों और डायरेक्टली अपोजिट है Q, अगर P को कोई निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में थीटा 180 डिग्री हो जाता है बच्चों। जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स रहेंगे तो ऐसे रहेंगे बच्चों, XY मान लो इनको, कुछ भी। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। मेरे को लग रहा है कि अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तक आपका कमांड हो गया है। एंगल बिटवीन A एंड माइनस A 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे इस केस में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट कब होता था, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। तो बच्चों आज के लिए हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय।